हेलो एवरीवन, आई एम हिना श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनफॉर्मल फैलेसी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये फैलेसी क्या होता है। तो फैलेसी क्या होता है ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हम ये फैलेसी पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक्चुअली एनडीए हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखा है कि आने वाले टाइम में जब हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और फिर पीएचडी अपना शुरू करेंगे, पीएचडी रिसर्च वर्क, तो उस टाइम हम जो भी अपनी बातें रख रहे हैं वो पूरी लॉजिकली रखें। ठीक है, अपना एक तर्क के साथ अपनी बातों को पेश करना हमें आ जाए, इसलिए हम फैलेसी अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे गलत होते हैं, ठीक है, मिसलीड होते हैं, इनवैलिड होते हैं और हम उसका यूज प्रॉपर करते रहते हैं। अभी जैसे जैसे इनफॉर्मल फैलेसी का एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आएगा कि यार ये फैलेसी तो हमने भी किया है और बहुत बार कर रहे हैं और करते ही आ रहे हैं। ये फैलेसी एक तरीके का एरर है जो हमारे रीजनिंग में होता है, जिससे हमारा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड या मिसलीड कर रहा होता है। ठीक है, अब चलो हम इसके थोड़े सब टाइप्स पे जाते हैं। देखो, इसका सबसे फैलेसी को ना, इनफॉर्मल फैलेसी को हम फोर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट कैटेगरी है फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। अब ये फैलेसी ऑफ रेलेवेंस क्या होता है? तो दीज फैलेसीज ऑकर व्हेन एन आर्गुमेंट यूजेस इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन। जब मैं कोई मतलब जब भी हम अगर बातें कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ तो होता है ना कि जो हम कॉजेज मतलब प्रीमाइसेस लेके चलते हैं, उस प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन डिराइव कर देते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं कंक्लूजन निकाल रही हूँ ना, मेरा वो इन्फॉर्मेशन इरेलेवेंट है। ओके, वो इस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इरेलेवेंट तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम अभी आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। अब ये किस टाइप की फैलेसी होती है? इसमें ना हमारा जो लैंग्वेज होता है वो बहुत अनक्लियर होता है, बहुत मिसलीड करने वाला हम वर्ड्स यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैलेसी है वो है फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन, जो हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, जो हम एजम्पशन करके चल रहे हैं कि हाँ यही होना चाहिए या यही हो रहा है, इस बेस पे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो मेरा अनजस्टिफाइड प्रिजम्पशन है। जैसे जैसे अभी हम इसका सब टाइप पढ़ेंगे ना, हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो कुछ भी अभी सब कुछ तो एक जैसा ही लग रहा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन एंड डिफेक्टिव इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो मैं जैसे इंडक्शन क्या होता है, अगर आपने इंडक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं, उससे हम थ्योरी डिराइव करते हैं। तो जो हम एग्जांपल देख रहे हैं ना, वो एग्जांपल ही मेरा इनसफिशिएंट है या बहुत कमजोर है। जैसे बहुत छोटा सा मेरे पास सैंपल मिला, उसी के बेस पे मैंने कोई थ्योरी बना दिया, तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये वीक इंडक्शन है, डिफेक्टिव इंडक्शन है। चलो अब इसको आगे और अच्छे से समझते हैं, एक एक इसका सब टाइप को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, इसके अंदर बहुत सारे टाइप है। और सेकंड है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, थर्ड है फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन और फोर्थ है फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन एंड डिफेक्टिव इंडक्शन। ये तो हमने पढ़ के अभी पिछले साइड में पढ़ा है। अब देखो, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में बहुत सारे फैलेसीज आएंगे, लाइक हमारे एड होमिनम। ठीक है, अभी इसको आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी, स्ट्रॉमैन फैलेसी। फिर अपील टू इमोशन, इसका सेकंड नेम भी है, वो भी आप देख लेना। फिर है रेड हेयरिंग फैलेसी, अपील टू अथॉरिटी और अपील टू फोर्स। ठीक है, इसी तरह से फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी में हमारा आएगा इक्विवोकेशन फैलेसी, एम्फीबोली, कंपोजिशन फैलेसी और डिवीजन फैलेसी। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ब्रॉड हमें याद है 4 टाइप्स में, इतने सारे सब टाइप्स आप याद रखना। फिर फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन में आएगा बेगिंग द क्वेश्चन, जिसको हम सर्कुलर रीजनिंग पेटिटियो प्रिंसिपी भी कहते हैं। और फिर है फॉल्स डायलेमा, आइदर और फैलेसी। फिर है स्लिपरी स्लोप। फिर फॉलेसी ऑफ वीक इंडक्शन में आता है हमारा फॉल्स पॉज, जिसको पोस्ट हॉक इसके अंदर में आता है। हिस्ट्री जनरलाइजेशन है हमारा, वीक एनालॉजी है और अपील टू इग्नोरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैलेसीज है, बट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी है जिससे एनटीए हमारा बराबर क्वेश्चन कर रहा है। और मैं बता दूं, आगे मैंने जितने भी फैलेसीज लिखे और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे, सारे एग्जाम्पल्स एनटीए के PYQ से ही मैंने लिखे हैं, तो आप पूरे तरीके से उस पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। तो these fallacies occur when an argument uses irrelevant information to support its conclusion। इसमें क्या होता है कि ये fallacies तब occur होता है जब हम अपने conclusion को support करने के लिए कोई irrelevant information use करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा सबसे पहले ad hominem, जिसको हम कहते हैं
पर्सनल अटैक करना। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे कि जब हमको कोई बहुत अच्छा एडवाइस कर रहा होता है ना, और हमें उसकी एडवाइस सुनने का मन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि अरे यार तुम, जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें इस बार 90% से ऊपर ही लेकर आना है। अब हम उनको क्या कह दें कि अच्छा आपने 90% लाया था क्या? तो ये क्या हो गया, ये एड होमिनम फैलेसी है। अब एनटीए का थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनटीए ने क्या दिया था, हाउ कैन यू गिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट? आप शाकाहार बनने के 4 तर्क कैसे दे सकते हैं जबकि आप खुद भी मीट खाते हैं? तो इसमें लग रहा है ना कि हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जो हमें एडवाइस कर रहा है हम उसी के ऊपर पर्सनल अटैक कर दिए। तो यहाँ हमारा कौन सी फैलेसी होगी, एड होमिनम फैलेसी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक और है कि इसमें किसी ने किसी को एडवाइस दिया, एक आदमी है एक बच्चे को एडवाइस दे रहा है कि बेटा हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चॉकलेट चोरी करनी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। तो वो बच्चा कहता है अच्छा मुझे याद है 1 महीने पहले आपने कहा था कि आप भी जब छोटे थे ना तो चोरी करते थे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, कौन सी फैलेसी होगी, एड होमिनम फैलेसी, जिसमें हम चीजों मतलब कि इंसान पे पर्सनल अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी स्ट्रॉमैन फैलेसी। इसमें हम जो हमारा अपोनेंट है उसको हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पोजीशन को मिस रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहना कुछ और चाहता था, वो कहा भी सही, लेकिन हम उसका जो एक इंटरप्रिटेशन जो निकालना था ना वो बहुत गलत तरीके से निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल है कि टीचर ने कहा कि आज से हम ज़्यादा मैथ्स पढ़ेंगे क्योंकि मैथ्स बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ये कहा। और बच्चे के पेरेंट्स आगे कंप्लेन लेके कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हो, यानी आप ये चाह रहे हो कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश हिंदी भूल जाए, उसको कुछ लिटरेचर आ ही ना पढ़े, उसको सोशल साइंस का नॉलेज ना, उसको जीके का नॉलेज ना। भाई वो टीचर का कहने का मतलब इतना सा था कि मैथ्स भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं बोला कि बाकी सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने मिस रिप्रेजेंट कर दिया और ये लाइफ में भी हम करते हैं। एनटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एनटीए ने ये एग्जाम्पल दिया था, इसका मतलब मैं बता देती हूँ इसका क्रक्स क्या था। मिस्टर क्विंटल है, वो बोल रहे हैं कि देखो हमारी लाइफ में लॉजिक इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने बस ये एक स्टेटमेंट दिया था। अब भाई हम लोग महान इंसान, हमने मतलब निकाल लिया कि ये जो मिस्टर क्विंटल है ना वो बहुत इरेशनल को एडवोकेट करते हैं। जैसे 2 बिलियन ईयर्स हम लोगों को लग गए ये सारे क्वालिटीज अचीव करने के लिए, लॉजिक समझने के लिए, और ये ऐसे बोल रहे हैं ना, यानी हम लोगों का इतना सारा मेहनत जो है इन्होंने तो कूड़ेदान में फेंक दिया। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा था और हमने क्या मतलब निकाल लिया, तो ये हमारी फैलेसी हो गई। तो हमें 2 फैलेसी समझ में आ गया होगा। एड होमिनम में हम पर्सनल अटैक कर देते हैं, और स्ट्रॉ मैन फैलेसी में क्या करते हैं, उन्होंने जो भी कहा था तो उसका हम मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में हम देखेंगे अपील टू इमोशन, जिसको हम आर्गुमेंटम एड पैशंस भी कहते हैं। ठीक है, हमें दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे स्मूथ सेलिंग इज ऑल दैट्स देयर टू लाइफ विद एबीसी इंश्योरेंस पॉलिसी। आप देखे होंगे ना कि लाइफ में कभी कभी होता है हमारे इमोशन के साथ सब खेलते हैं। जैसे कि जो LIC वाले अंकल होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, अरे भाई आप अपना LIC का जीवन बीमा पॉलिसी करवा लीजिए क्योंकि ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वो अगर 5 मिनट हमारे साथ बैठेंगे तो हमें ये रियलाइज करवा देते हैं भाई हम तो कल ही बस मरने वाले हैं और परसों से हमारी फैमिली को कौन देखेगा, इसलिए हमें तो LIC आज के आज करवा ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे इमोशन के साथ वो गेम खेल रहे हैं ना, ये अपील टू इमोशन फैलेसी होता है। ओके, इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग का कुछ यूज नहीं कर रहे होते, सिर्फ इमोशनल अपील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड हेरिंग फैलेसी। ये अक्सर ना चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कहा गया बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, अब वो कह रहा है पानी पूरी खाने चले, तो वो क्या, हमने तो होमवर्क की बात की थी बट वो मेरा पॉइंट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरा पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया, पानी पूरी खाने चलते हैं। तो ये होता है जो मेन पॉइंट होता है ना उससे अटेंशन हम डिस्ट्रैक्ट करके किसी और बातों पे बस जाना चाहते हैं। एंटी ने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, व्हाई शुड वी वरी अबाउट पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन के बारे में चिंता ही क्यों करें, देयर आर पीपल डाइंग ऑफ हंगर, क्योंकि जो लोग हैं वो तो भूख से मर रहे हैं। अरे भाई बात कर लो पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में भी बात करना चाहिए, नहीं बात को मुद्दे से भटकना है बस। तो वो कहीं पे भी जैसे ऐसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत करते हैं, उनसे पूछो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो उनको पता नहीं यार अयोध्या मंदिर बनाया था, ये किया था, वो किया था। खैर इस पे हटते हैं, आगे चलते हैं। फिर देखो फिर आता है हमारा फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में अपील टू अथॉरिटी, जिसको हम अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी कहते हैं, और आर्गुमेंटम एट वेर कंडियम भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा
डिफिकल्ट नेम है, याद कर लो। देखो इसमें क्या होगा कि हमारी जो अथॉरिटी होगी ना वही सही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं माधुरी दीक्षित से, जो कि एक एक्ट्रेस है, ठीक है, उनसे अगर पेप्सोडेंट का हम ऐड करवा रहे हैं तो हमें भी पता है वो डेंटिस्ट नहीं है, ठीक है, बट एक अथॉरिटी फिगर बनाकर उनको हम सामने ला रहे हैं, तो वहां पे एक फैलेसी हो गई जो हमारे जो टीवीज पे बहुत ज्यादा एड में होता ही है, वो अपील टू अथॉरिटी या फिर अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी वाली फैलेसी कर रहे होते। यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखा है, मिस वर्ल्ड पहले इसमें बता देगा कि जो वो बोल रही हैं उनका पोजीशन क्या है, वो क्या है रियल लाइफ में। तो मिस वर्ल्ड कह रही हैं दैट द सोशली करेक्ट थिंग फॉर अ वेजिटेरियन गेस्ट टू डू at a dinner party is to look perfectly happy eating salads. Therefore, to act likewise is the socially correct thing to do. मतलब देखो मिस वर्ल्ड है तो भाई आपको मिस वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी नॉलेज आप वो दो, कैसे मिस वर्ल्ड बनी, फैशन का नॉलेज दो, ये सारी नॉलेज दो। बट वो क्या बता रही है कि भाई जो हमारे वेजिटेरियन गेस्ट है उनको डिनर पार्टी में सिर्फ सैलेड खाना चाहिए और सैलेड खा के खुद को खुश दिखाना चाहिए क्योंकि ये सोशली करेक्ट है। ओह ये नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंसान की अथॉरिटी किसी और चीज के लिए है और वो बता रहा है किसी और चीज के बारे में है, यानी अथॉरिटी मैच नहीं कर रही है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फेमस एक्टर जिमी बेकर हैज सेड, मतलब पहले में समझ में आ गया जिमी बेकर क्या है, ये फेमस एक्टर है। और इन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल साइंस, जो हमारा ज्योतिष है वो एक विज्ञान है, एक रियल विज्ञान है, ठीक है। तो therefore scientists now must acknowledge that astrology is actually a science। तो साइंटिस्ट को मान लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। भाई जिमी बेकर तो एक फेमस एक्टर है ना, तो वो एक्टिंग के बारे में उनको बताना चाहिए, बट वो क्या बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी साइंस के बारे में बता रहे हैं। भाई अथॉरिटी मैच नहीं हो रही है, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अपील टू फोर्स। इसमें क्या है कि हम फोर्स कर रहे हैं चीजों को मनवाने के लिए कि कंक्लूजन को मान जाओ, इसके लिए हम फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आने का, आई थिंक यू विल फाइंड दैट दिस बेल आउट इज द बेस्ट ऑप्शन बिफोर organization, especially because disagreement may indicate that this company is not the right place for you। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे भी जबरदस्ती का बात कहा जा रहा है कि भाई बेल तो हो ही जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास हमारी कंपनी के पास इससे अच्छा कोई और प्लेस नहीं है, ठीक है, समथिंग ऐसा है, तो आप देख लो। अब हम आते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी में। देखिए इसमें क्या होता है, ये फैलेसी तब ऑकर होता है जब हमारा जो लैंग्वेज है वो अनक्लियर हो, मिसलीडिंग हो, डबल मीनिंग टाइप हो, तो वहां पे एम्बिग्यूटी फैलेसी होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला टाइप है हमारा इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या होता है, जब हम कोई एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसका मल्टीपल मीनिंग होता है, और हम ऐसे वर्ड यूज क्यों करते हैं, ताकि सामने वाले को धोखा दे सके बातों से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह रही हूँ कि जितने भी स्टार है वो सारे आसमान में रहते, करेक्ट। तो जो सलमान खान है वो भी एक स्टार है, तो उसको भी तो आसमान में ही रहना चाहिए। तो ये वाली फैलेसी हमारी क्या हो गई, इक्विवोकेशन फैलेसी। दोनों स्टार का मतलब अलग था, बट मैंने उसको यूज करके उसको इक्वल बनाने की कोशिश कर दिया, ठीक है, धोखा देने की कोशिश कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल हम और आगे समझते हैं। एक एमएक्स है, मिस्टर एक्स, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया चाइल्ड के लिए, ठीक है। क्यों यूज किया, क्योंकि उन बच्चों ने उनके कार पे एक पत्थर फेंक दिया था, ठीक है। और आपको पता है कि चाइल्ड अब्यूज जो है वो क्राइम है, तो ही शुड बी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज। तो आप बताओ क्या ये गलत नहीं है, क्या ये फैलेसी सही, ये बात है आपको, जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या आपको सही लग रहा है कि किसी बच्चे ने, कुछ लोगों ने अगर किसी आदमी के कार पे अगर स्टोन फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, उसका जो भी लॉस हुआ होगा उस वजह से अगर उसने कुछ कह दिया तो मतलब डायरेक्टली उसको अथॉरिटी के पास लेके चले जाए। तो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि जितने भी ओनली मैन हैज एन इमोर्टल सोल, सिर्फ मैन के पास ही इमोर्टल सोल है, तो और कोई भी वुमेन जो है वो मैन नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि किसी भी वुमेन के पास इमोर्टल सोल जो है नहीं होगा। तो ये भी इक्विवोकेशन वाली फैलेसी है। आगे बढ़ते एम्फीबोली। एम्फीबोली में क्या होता है कि इसमें मतलब कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ही एरर होता है। हिंदी में इसको कैसे समझते हैं, देखो जब हम कहते हैं ना रुको मत जाओ, तो या फिर रुको मत खाओ, तो इसमें क्या होता है, कॉमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक अगर मैंने रुको के बाद कॉमा लगा दी तो इसका मतलब क्या होता है कि रुको मत जाओ, मना कर रही हूँ जाने से। और अगर मैंने रुको मत के आगे कॉमा लगाया तो यानी रुको मत चले जाओ,
ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे इंग्लिश में भी ये जो इनफॉर्मल फैलेसी है, इसके एक एग्जांपल यहाँ पे ये है, आई सॉ अ मैन ऑन अ हिल विद अ टेलीस्कोप। अब यहाँ पे ये लिख के बस इसे छोड़ दिया। अब हम इसका क्या मतलब निकाले कि आई यूज्ड अ टेलीस्कोप टू सी अ मैन, मैंने ही टेलीस्कोप का यूज किया उस आदमी को देखने के लिए, या जो मैन उस हिल पे था उसके पास टेलीस्कोप था, द मैन ऑन द हिल हैड अ टेलीस्कोप। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, किस वजह से? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्फीबोलिक फैलेसी। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें आता है कंपोजिशन फैलेसी। इसमें क्या होता है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर कोई किसी पार्ट के लिए अगर कोई चीज ट्रू है तो वो पूरे होल के लिए भी ट्रू होगा। अब ये समझते हैं। अब जैसे देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि अदरक, आप सब जानते हो जिंजर, तो अदरक खाने में थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ अदरक कड़वी है ना, और मैंने उसको चाय में डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है चाय भी मेरी कड़वी होगी। इज इट ट्रू? नो, है ना। तो मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज पार्ट के लिए सही है वही होल के लिए भी वो सही हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा, जो हमारा यूनिवर्स है उसको पक्का स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें देख लो यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट सब स्फेरिकल शेप के। तो इस बेस पे इसने बना दिया कि ये सारे के सारे यूनिवर्स ही स्फेरिकल होगा। एक और एग्जांपल है, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टेन मशीन इज लाइट इन वेट। मतलब जो मशीन है उसका हर एक पार्ट जो है वो वेट में हल्का है, तो हमने ये कंक्लूजन डिराइव कर लिया कि वो मशीन ही हल्की होगी। तो ये भी गलत है। आप कंपोजिशन में क्या करते हो कि अगर कोई चीज पार्ट पर अप्लाई हो रहा है तो हम उसको पूरे होल पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर बेस पे अप्लाई करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को देख के अप्लाई कर रहे हो तो वो कंपोजिशन है। और जो हमारा डिवीजन है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है, अगर मुझे कोई चीज होल के लिए ट्रू लग रहा है, पूरी के पूरी के लिए अगर ट्रू लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पार्ट के लिए भी अप्लाई हो। जैसे मैं चाय वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो चाय में मैं कह रही चाय तो मीठी है, तो इसमें जितने भी आइटम्स डले होंगे, वो इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो सारे के सारे मीठे होंगे। तो ऐसा भी नहीं है चाय पत्ती भी मीठी नहीं होती है और अदरक भी मीठा नहीं होता है। तो अगर जरूरी नहीं कि जो होल के लिए हमारा ट्रू निकल गया वो पार्ट के लिए भी ट्रू हो। अब एनटीए भैया की एग्जांपल देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है, थॉमस सेड ऑफ वॉल्ट वाइटमैन दैट ही वाज अ बिग पोएट बिकॉज ही केम फ्रॉम अ बिग कंट्री। इन्होंने क्या कहा कि थॉमस ने वॉल्ट वाइटमैन के बारे में कहा है कि पक्का ही वो बहुत बड़े पोएट होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्री से आते हैं। तो जरूरी तो है नहीं कि जो बहुत बड़ी कंट्री से आता है वो बहुत बड़ा पोएट हो, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि आपको तो पता ही एम्बेसडर कार जो है वो मतलब ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड होते जा रहा है। तो दिस इज एन एम्बेसडर कार, मतलब हमें दिख भी रहा है कि वो एम्बेसडर कार है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं वो तो डिसअपियर हो चुका है। तो ये तो गलत है, ये तो डिवीजन फैलेसी है, ठीक है। तो कंपोजिशन डिवीजन आप देख लो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन, ठीक है। इस फैलेसी में क्या होता था कि इसमें जो हम मान के चल रहे हैं वही अनजस्टिफाइड है, ठीक है। जिस बेस पे अपना आर्गुमेंट डिराइव कर रहे हैं, कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, वही एजम्पशन ही मेरा अनजस्टिफाइड है। इसमें हम टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहले आ रहा है बेगिंग द क्वेश्चन, जिसको हम सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं और पेटिशन प्रिंसिपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेटिटू प्रिंसिपी कहते हैं आई थिंक। देखिए इसमें हम मान के चलते हैं कि चीजें ऑलरेडी प्रूव है। जैसे कि ये बचपन में हम लोग ने बहुत किया है कि अगर कभी कोई पूछता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हो, तो वो कहेगा हाँ, जिसमें कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, बस खत्म। मतलब ज्यादा बोलना ही नहीं है, समझ लो जिस बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में बस उसको तोड़ मरोड़ के बोल दिया, ये हो गया हमारा। और इसके आगे कुछ बोला ही नहीं। जैसे एंटी का एग्जांपल है, देयर इज नो सच थिंग एज नॉलेज व्हिच कैन नॉट बी कैरिड इन प्रैक्टिस फॉर सच नॉलेज इज रियली नो नॉलेज एट ऑल। तो क्या बोलना चाह रहा है, बस घुमा फिरा के गोल गोल बातें करेगा और कुछ में कोई तर्क नहीं निकलने वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो एंड द बाइबल इज ट्रू बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब इसमें भी नहीं समझ रहा ये क्या कह रहा है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाइबल ऐसा कह रहा है, और बाइबल तो सही है क्योंकि भगवान का कहा शब्द है, गोल गोल बातें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसमें ही। देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉल्स डायलेमा, आइदर और की फैलेसी, जिसको फॉल्स डायक्टोमी कहते हैं। जैसे गांधी जी का एक बहुत फेमस स्लोगन था, करो या मरो, क्यों थर्ड ऑप्शन नहीं था। देखो ये फैलेसी क्या होता है कि हमारे पास चीजों के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट हम सिर्फ दो ऑप्शन में उलझ जाते हैं, ठीक है। दिस fallacy happens when someone present only two options as the only possible choices when in reality there are many possibilities, ठीक है।
हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो, कर लो या तो मर जाओ। जैसे कहते हैं लव इट और लीव इट, ठीक है, या तो लव करो या तो छोड़ दो। हमारे कभी कभी फ्रेंड्स भी ऐसा कहती है ना कि आज मिलना आज मिलो वरना कभी मत मिलना। क्यों, कल भी मिलने का ऑप्शन था, मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो फिर सिर्फ यस या नो या आइदर या और में ही क्यों चलना, ठीक है। फिर आता है हमारा स्लिपरी स्लोप, ये तो बड़ा फेमस है। इसमें क्या होता है कि एक एक्शन हमें दिख रहा होता है, उससे ना जाने कितने कॉन्सिक्वेंसेस हम डिराइव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट डू वेल ऑन दिस क्विज, अगर मैं इस क्विज में बहुत अच्छा वेल परफॉर्मेंस नहीं देती हूँ तो मैं क्लास में फेल हो जाऊंगी, और अगर मैं क्लास में फेल हो गई तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी, अगर मैं ग्रेजुएट नहीं होंगी तो फिर क्या मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और जब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरा लाइफ तो बर्बादी हो जाएगा। अब मुद्दा क्या था, सिंपल सा था कि इस क्विज में मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस करना था, बट मैंने राय का पहाड़ बना दिया, तो इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। एक और एग्जाम्पल है वो आप देख लो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ये लास्ट वाला सब टाइप है, फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन, जिसको हम डिफेक्टिव इंडक्शन भी कहते हैं। ये फैलेसी तब होता है जब हमारे पास जो एविडेंस होता है वो बहुत कमजोर होता है, या तो वो बहुत छोटे से सैंपल पर पूरा का पूरा कंक्लूजन डिराइव कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है फॉल्स कॉज, पोस्ट हॉक, एर्गो प्रॉप्टर हॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉल्स कॉज और पोस्ट हॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारी जगह इसको एक ही बताया जाता है, इसलिए मैंने एक में लिख दिया, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ के चलना। फॉल्स कॉज जो होता है जब हम किसी चीज के लिए कोई गलत लॉजिक देते, वैसे तो हर जितना भी हमने इनफॉर्मल फैलेसी पढ़ा उसमें लॉजिक हमारी गलती होती है, बट इसमें फॉल्स कॉज में क्या होता है, जो रीजन हम दे रहे होते हैं वो रीजन भी हमारा गलत होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वी शुड द मून मोर देन द सन बिकॉज द मून शाइन्स व्हेन इट इज डार्क वेयर द सन शाइन्स व्हेन देयर इज लाइट एनीवे। इसमें क्या कहा गया है कि देखो हमारे पास ना मून से ज्यादा सन होने चाहिए, वी शुड द मून मोर देन द सन, हमारे पास सन से ज्यादा मून होना चाहिए, क्योंकि मून तब चमकता है जब बहुत अंधेरा होता है, और सन तो तभी चमक जाता है जब बहुत ज्यादा लाइट होता है। अब ये तो यहाँ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि भाई जो हमें दोपहर में लाइट दिख रही होती है वो सन की वजह से तो दिख रही होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टी बातें कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो हमारे पास सन से ज्यादा मून होना चाहिए, चलो मान लेते हैं। और पोस्ट हॉक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल है, आई वोर माई लकी ड्रेस एंड माई टीम won the मैच, तो माई लकी ड्रेस कॉज द विक्ट्री, मतलब ये है कि आज मैंने अपना लकी ड्रेस पहना था, इसलिए टीम ना, मेरी जो टीम थी वो मैच जीती, यानी मेरी ये जो ड्रेस है ना वही विक्ट्री की रियल वजह थी। तो क्या था ये, तो आप समझ रहे हो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री जनरलाइजेशन, जिसको हम फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट भी कहते हैं। इसमें क्या है, इन दिस फैलेसी वन मूव्स केयरलेसली फ्रॉम इंडिविजुअल केसेस ऑफ अ गिवन क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स टू ऑल द मेंबर ऑफ दैट क्लास। अगर एक मेंबर पे कोई बात अप्लाई हो रही है तो हम उस पूरे क्लास को ही उसी की तरह बता देते हैं, ठीक है। या तो अगर किसी इंसान का एक दिन का मैंने एक्टिविटी देखा कि वो ऐसा काम कर रहा है, तो हमने क्या उससे कंक्लूजन डिराइव कर दिया, वो जिंदगी भर ऐसा ही काम करेगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, आई हैव लिस्टेड टू द पार्लियामेंट स्पीच of the president of the country XYZ once. From that, I must conclude that he is a lousy speaker. ठीक है, आप देख रहे हो, बस उसने once एक बार सुना था और उसके बाद उसने उनके बारे में कंक्लूजन डिराइव करके दे दिया, ठीक है। एक और है, considering the speech given by the school principal today, I would conclude that he is not a public speaker. तो यहाँ पे भी ये हुआ कि एक दिन बेचारा आज के दिन बस उसने सुना और उसने डिराइव कर दिया गया कंक्लूजन कि ये प्रिंसिपल तो अच्छे वक्ता नहीं है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं वीक एनालॉजी। इसमें क्या होता है कि हम दो अनरिलेटेड चीजों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ऑफ कोर्स गन ओनरशिप शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड, जो गन का ओनरशिप है जिसके लिए प्रोहिबिटेड लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गन से क्या करते हैं, किसी को शॉट करते हैं, किसी को मारते हैं, ठीक है। तो हम तो हॉकी स्टिक को भी, हॉकी स्टिक से भी किसी को मार सकते हैं, तो हॉकी स्टिक भी बैन होना चाहिए। जब हॉकी स्टिक बैन नहीं है तो गन कैसे बैन होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह दिया है, तो दो अनरिलेटेड चीज था, बट इसको क्या है, सिमिलर चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपील टू इग्नोरेंस, जिसको हम आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई बात प्रूव नहीं कर पाया है कि वो सही है, इसलिए हम इसको गलत मान लेते हैं,
और किसी ने गलत नहीं प्रूव किया इसलिए हम उसको सही मान लेते हैं, ठीक है। Fallacy in which a proposition is held to be true just because it has not been proved false, or false just because it has not been proved true. तो इसका एग्जाम्पल में जैसे है, नो वन हैज शोन दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एलियंस, किसी ने आज तक ये तो प्रूव किया नहीं है कि मार्स जो है, जो प्लैनेट है हमारा, वो एलियंस ने नहीं बनाया था। तो हम ये कंक्लूजन डिराइव कर लेते हैं कि मार्स जो है वो एलियंस ने ही बनाया था, एलियन ने ही क्रिएट किया था, मतलब कोई प्रूफ नहीं कर पाया है इसलिए हम चीजों को मान लें। तो उसमें होता है हमारा अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। इसमें ऐसा वर्ड आपको दिख ही जाए कि नो वन हैज प्रूव्ड, नो वन हैज शोन, ऐसा कुछ आपको दिख ही जाएगा जहां किसी ने प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ्ड वर्ड आ जाएगा। अब देखिए ये एक एक्स्ट्रा फैलेसी है, जिसको हम बैंड वैगन फैलेसी भी कहते हैं, अपील टू मेजॉरिटी भी कहते हैं और एड पोपुलम भी कहते हैं। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझिए तो इसका मतलब है भेड़ चाल में चलना। अगर मेजॉरिटी कोई चीज को कर रहा है या मेजॉरिटी किसी चीज को सही मान रहा है तो हम भी उस चीज को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको वैल्यू देने लगते हैं। जैसे कि अगर सब लोग पार्टी में जा रहा है तो मुझे भी पार्टी में जाना है, सबके पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए, सब नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे भी नेट का प्रिपरेशन करना है। ये कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन अक्सर हम अपने डेली लाइफ में ये कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑफ कोर्स XYZ पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू स्वीप द पोल्स इन द कमिंग इलेक्शन, एवरीबॉडी इज सेइंग सो, मतलब सब कह रहा है इसलिए यहाँ पे माना जा रहा है। ऐसे ही है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड बी टू रेज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिंस ओपिनियन पोल्स शो वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर दिस अप्रोच। इसमें बस 100 की सीधी बात एक ही होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर किसी चीज को मान के चल रहा है तो हम भी उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आप कमेंट में बताना कि ये सेशन कैसा लगा। मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश की हूँ बट फिर भी ये काफ़ी टाइम तक चल गया, और अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ 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 कमेंट। और इसके आगे मैं इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो NTA के PYQs होंगे। थैंक यू, बाय बाय।